स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लाए हैं अपने क्लासरूम में क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर जो हम पिछले वीडियोस में बता रहे थे। तो इनमें हम बात करेंगे आज धातुओं की रासायनिक गुणधर्म या उनकी अभिक्रियाएं। जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं, वो कौन से रासायनिक गुणधर्म या केमिकल रिएक्शंस या केमिकल क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे धातुओं के, उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं का दहन। तो धातुओं का दहन लिखा है, दहन से आप समझते हैं दहन का मतलब होता है जलाना। यहाँ पे किसी भी धातु के दहन की बात की जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि ज्वाला के साथ जले। दहन कई प्रकार से होता है, ज्वाला के साथ भी, बिना ज्वाला के साथ भी। तो जब भी दहन होता है, कोई भी दहन अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब वहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित हो। बिना ऑक्सीजन के हम कह सकते हैं कि बिना O2 के दहन संभव नहीं है। बिना O2 के दहन संभव नहीं है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, अनिवार्यता है। तो दहन अभिक्रिया जब भी होगी वहाँ पे ऑक्सीजन क्या रहेगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, तो दहन अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया भी हम कह सकते हैं। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया को भी दहन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि धातुओं का दहन क्या होता है। तो सामान्यतः इसलिए कि कुछ धातुएं जल्दी हमारी ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। सामान्यतः धातुओं, यहाँ पे धातुओं की, अब आप कहेंगे धातुएं जलती भी हैं, बिल्कुल जलती हैं। अगर उनका तापमान बढ़ाएगा तो उनमें दहन अभिक्रिया संपन्न होगी। पृथ्वी पर व्याप्त सभी जो पदार्थ तत्व हैं सब का दहन संभव है। सामान्यतः धातुओं के दहन पर धातु ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? धातु ऑक्साइड, क्योंकि इसे हम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्साइड बनते हैं। अब धातु ऑक्साइड कैसे बनेंगे वो निर्भर करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उससे, और जो हमारा साथ में अभिकारक है वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो उससे उनका फार्मूला बनेगा। तो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। धातु जो मेटल्स है, धातु प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के दहन अभिक्रिया नहीं होती है, तो धातु ऑक्सीजन, और ये हमारे क्या बन गए, धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, धातु ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या बोला जाएगा, धातुओं की दहन अभिक्रिया। इसमें हम कुछ एग्जांपल आइए ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें Mg की, जो मैग्नीशियम रिबन का हमने पहले चैप्टर में एग्जाम्पल देखा था, Mg प्लस O2, Mg O2 के साथ दहन हुआ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनेगा। और अब बैलेंस करेंगे तो Mg के हमें क्या, O 2 परमाणु है, यहाँ पे O 1 है तो 2 यूज करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो Mg। अब MgO के ऊपर इसको इस प्रकार देख सकते हैं, Mg की समान ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +2, अर्थात यह 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। तो यहाँ पे Mg से क्या बना, Mg2 धन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, और फिर ऑक्सीजन ने उन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, ऑक्सीजन ने उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, और वो ऑक्सीजन 2 ऋणायन बनाया, ऑक्सीजन 2 ऋणायन बनाया। तो इससे ये अभिक्रिया क्या हुई, Mg2 धनायन और ऑक्सीजन 2 ऋणायन, ये आपस में मिल गए और ये क्या बन गया, हमारा MgO बन गया। ठीक है, तो उसी प्रकार हम और अन्य भी देख सकते हैं। जैसे हम कॉपर की बात करेंगे, Cu प्लस O2। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड है, इसे हम CuO लिखेंगे। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। आगे IUPAC नाम पद्धति में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे कॉपर 2 लिखा जाएगा, क्योंकि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या है, 2 है, कॉपर 2 ऑक्साइड। तो ये IUPAC नाम पद्धति में हम ये सीखेंगे कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम लिखते हैं, आप 12th में भी इसे पढ़ेंगे। उसी प्रकार इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। 2 परमाणु है, यहाँ पे 1, तो ये 2 लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, 2 लगेगा। तो इस प्रकार हमने कॉपर का देखा। उसी प्रकार एल्युमिनियम का अगर देखें, Al प्लस O2। आइए, तो एल्युमिनियम हमारी सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। कितनी, +3, और ऑक्सीजन -2। तो ये दोनों अगर आपस में क्रिया करेंगे तो आप समझ सकते हैं, अगर हम 2 एल्युमिनियम को लें तो एल्युमिनियम के 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 को बैलेंस के लिए वो ऑक्सीजन कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, Al2O3। क्या बनेगा, Al2O3, या एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ये क्या बनेगा, हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसे किस प्रकार लिखेंगे, बैलेंस करेंगे। देखिए 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे 1 एल्युमिनियम, 3 O है पर 2 O है, तो बैलेंस कब हो सकता है, LCM अगर 3 और 2 का ले हम तो कितना आएगा, 6 आएगा। अर्थात यहाँ पे 2 लगा दे, 3 2 जा 6, और 2 2 जा 4 हो गया। तो हमारा एल्युमिनियम कितना चाहिए, 4 चाहिए, और ये कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो बैलेंस हो गया। तो ये हमने देखा धातुओं का दहन। आइए अब देखते हैं
कहते हैं ना कि जब आग से खेल लिए तो पानी से भी खेलना चाहिए। जब आपने दहन कर लिया तो आग से तो खेल चुके, आइए अब पानी से खेलते हैं, ठीक है। तो अर्थात हम धातुओं की जल से अभिक्रिया कराते हैं। तो आग से खेलने के बाद पानी से खेलते हैं, दोनों चीज़ें हैं ना। तो खेलना आवश्यक है, आग से भी खेलिए पानी से भी खेलिए। तो धातुओं की जल से अभिक्रिया। जल समझ रहे हमारा क्या है, H2O। इसके बारे में हमने पहले देखा था। जल हमारा क्या बनाता है, OH ऋणायन बनाता है, ठीक है। और धातु क्या बनाती है, यश धनायन या धनायन। तो समानतः OH ऋणायन और धनायन के मध्य हमारी अभिक्रिया होगी। आप इसी प्रकार समझ सकते हैं। तो सामान्यतः अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा, OH ऋणायन क्या बोला जाएगा, हाइड्रोक्साइड। सामान्यतः या प्रायः भी कह सकते हैं। धातुएं, कुछ धातुएं हमारी सीधे जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, कुछ गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, कुछ जलवाष्प से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। सामान्यतः धातुएं, तो उन सब के लिए हम जल से ही लिखेंगे, चाहे वो गर्म जल से अभिक्रिया करें, ठंडे जल से करें या जलवाष्प से करें। तो देखिए सामान्यतः धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड की, एक्चुअल में पहले तो धातु ऑक्साइड देती हैं, पर तुरंत वह धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं और धातु हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। पर यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। कि पहले वो क्या देंगे कि जो धातु होगी, जब धातु जल से अभिक्रिया की, धातु ने किससे अभिक्रिया की, जल से, तो क्या बना, धातु ऑक्साइड बना। और धातु ऑक्साइड समानतः जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और यह धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होकर और हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे तथा H2 मुक्त करते हैं, ठीक है। और अब यह धातु ऑक्साइड जल में पुनः घुल जाएगा और क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। तो धातु ऑक्साइड प्लस जल, और ये हमारा क्या बन जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चरण में अभिक्रिया होती है। पहले चरण में ऑक्साइड बनेगा, दूसरे चरण में हाइड्रोक्साइड बनेगा। आइए इसे इस प्रकार देखते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया, कोई धातु लिया। अब यहाँ पे जो ऑक्साइड बने, अगर वो जल में घुलनशील है तो हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, अगर घुलनशील नहीं है तो खाली ऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आइए देखते हैं हम, अगर पोटेशियम को देखें, पोटेशियम K प्लस H2O। पोटेशियम को हमने जल में डाला तो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है जल के साथ, और सीधे आपको जो उत्पाद मिलेगा वो KOH मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि यह गैस तो बहुत तेज़ अभिक्रिया होगी, तो आपको यहाँ पर बीच का चरण आपको पता नहीं चलेगा। हाइड्रोजन गैस प्लस उष्मीय ऊर्जा, क्योंकि ये समांतर हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ होती हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप बैलेंस कर सकते हैं OH H2। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, यहाँ पे 2, तीनों 2 कैल्शियम अगर हम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तीनों 2 कैल्शियम, देखिए 2। यहाँ पे अगर हम 2 यूज कर लें तो 2 2 जा 4, 2 1 3। अगर यहाँ पे हम यूज कर लें 2 2, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। उसी प्रकार आप सोडियम का देख सकते हैं। सोडियम भी जल में बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, H2O, और ये हमारा बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। जो, और ये समानता क्या है, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या है, ये क्षारीय हैं। हाइड्रोजन गैस प्लस उष्मीय ऊर्जा। उसी प्रकार अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम H2O, ये हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखें, आइए इसको बता देते हैं। पोटेशियम की समान ऑक्सीकरण संख्या +1 थी और OH हमारा क्या होता है -1। तो +1 -1 से हमारा क्या बना, KOH। उसी प्रकार सोडियम का हमारा क्या था, +1 OH ऋण क्या बना, NaOH। अगर हम देखें कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है सामान्यतः +2 और OH ऋण। तो यहाँ पे देख पाए हमने एक कैल्शियम के लिए 2 OH चाहिए, इसलिए क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो आप इस प्रकार इसके फार्मूला को भी समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब बात करेंगे कि धातुएं आखिर पर, अब आइए देखते हैं कि आखिर जल की विभिन्न दशाओं में भी इनकी अभिक्रियाएँ अलग होती हैं। ठंडे जल के साथ हमारा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम अभिक्रिया करता है। ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। गर्म जल के साथ Mg अभिक्रिया करता है। हाँ, यहाँ पे Mg की अभिक्रिया जल के साथ थोड़ा अलग है। Mg प्लस H2O गर्म जल है, इसके साथ अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, MgOH का होल ट्वाइस, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, साथ में मैग्नीशियम
जल की सतह पर तैरने लगेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो हाइड्रोजन के बुलबुले बनेंगे वो मैग्नीशियम की सतह से चिपक जाएंगे और मैग्नीशियम जल पर तैरने लगता है। वहीं लोहा, एल्युमिनियम और जिंक ये हमारे जल वाष्प से क्रिया करते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि अगर लोहे की कील को जल में डुबो कर रख दिया जाए तो क्या उस पर जंग लगेगी? जी बिल्कुल, उस पर जंग नहीं लगेगी, क्योंकि वह जल वाष्प से क्रिया करेगा। जो वायु में उपस्थित नमी होगी, ये सब अब क्रिया करते हैं वायु में उपस्थित नमी या वाष्प से। अर्थात अगर इन्हें पूरी तरह जल में डुबो कर रखा जाए तो इन पे जंग नहीं लगेगा या जल से क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसलिए अगर खुले में पड़ा हुआ लोहा है उसमें आपको जंग लग जाएगी, लेकिन अगर पानी में डूबा हुआ लोहा है उसमें जंग नहीं लगेगी, क्योंकि उसे ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हुई। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जल वाष्प से क्रिया करते हैं तभी इनमें सब क्रिया होती है, फिर एल्युमिनियम और जिंक में। ठीक है, और वहीं पे अगर जो हमारा लेड मीन पीबी, शीशा से बोलते हैं, यहाँ पे शीशा हमने कल ही बता दी, शीशा देखने वाला नहीं है, ये पीबी लेड है जो आपके इन्वर्टर के अगर बैटरीज देखें तो उसके टर्मिनल होते हैं कॉपर, एजी सिल्वर, एयू सोना। तो इन सब ये सब जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये था हमारी जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। आइए देखते हैं आगे। तो धातुओं के अम्लों की अभिक्रिया से देखते हैं। तो प्रायः धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण व हाइड्रोजन गैस। हाँ, पर खास बात कि यह तनु अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। अगर यहाँ पे सांद्र अम्ल होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, क्योंकि वह पुनः उस अभिक्रिया में हिस्सा ले लेती है। जिसमें अगर हमारा जैसे सांद्र अम्ल, अगर हम HNO3 की बात करेंगे, नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल भी जब धातुओं से अभिक्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। तो ये देखते हैं धातु प्लस तनु अम्ल लिखेंगे, क्योंकि वैसे अम्ल भी लिख सकते हैं पर साधारणतः सांद्र अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। तनु अम्ल से हमने अभिक्रिया की तो लवण मीन धात्विक लवण बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। कोई एक धातु ले लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया? Fe लिया, और ये क्या लिया? HCl। तो हमारा क्या बना? FeCl2 प्लस H2। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लेंगे CuHCl तो हमारा क्या बना? CuCl2 प्लस H2। अब परंतु अगर सांद्र अम्ल हो, क्या हो? सांद्र अम्ल हो, जैसे HNO3 या नाइट्रिक अम्ल, यह हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। तो सांद्र अम्ल हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं, इसका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर जल में बदल जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे, अब जैसे हमने ये रिएक्शन तो लिखा, तो यह रिएक्शन जो है कॉपर प्लस HCl, यहाँ पे अगर HCl को हम तनु रखेंगे तब अभिक्रिया नहीं होती है। यहाँ पे सांद्र रहने के साथ ही कॉपर से अभिक्रिया करता है, तनु से ये अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए आप अगर रेफर करेंगे धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, क्योंकि जो हमारी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वह कम अभिक्रियाशील धातुओं के साथ ही या उनके यौगिकों के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 50 पे बना है NCERT का, ये उसको दिखाते हैं। तो ये हमारी धातुओं की अभिक्रियाशीलता, धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। तो जो ऊपर के तत्व हैं या जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, परमाणु हैं, वो नीचे के एलिमेंट्स को उनके अवयव या उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकते हैं, पर नीचे के एलिमेंट्स ऊपर के एलिमेंट से उनके लवण को विस्थापित नहीं कर सकते। जैसे अगर यहाँ पे हम देख पाएँ तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, अर्थात कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित यहाँ पे नहीं कर सकता है। इसलिए HCl अम्ल अगर हम लेते हैं तो HCl से कॉपर H को विस्थापित नहीं कर पाता है, या Hg, Ag, Au जो हैं ये H को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही सांद्र स्थिति में वो प्रबल अम्ल होने के कारण विस्थापित कर देते हैं, पर दुर्बल अम्लों में समानतः जो नीचे वाले हमारे एलिमेंट्स हैं वो ऊपर वाले एलिमेंट्स को उनके यौगिक में या उनके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकते हैं। इसी चीज़ को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी या धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। जैसे कहें कि हमारा कैल्शियम सोडियम को विस्थापित कर सकता है पर सोडियम कैल्शियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। उसी प्रकार Fe जिंक को विस्थापित कर सकता है पर जिंक Fe को विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखें, नीचे वाले तत्व ऊपर वाले तत्वों को उनके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान में रखें और अक्रियाशीलता श्रेणी को याद कर लें, उनके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तीसरा इसी में टॉपिक आता है कि आखिर सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है, उसको भी याद रखें। सबसे प्रबल अम्ल होता है हमारा एक्वा रेजिया। प्रबल अम्ल हमारा क्या है, दैट इज एक्वा रेजिया। प्रबल अम्ल हमारा क्या है, एक्वा रेजिया, जो HCl व HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें हमारा क्या है, मिश्रण होता है। 3 हिस्सा किसका होता है, सांद्र HCl का, और 1 हिस्सा होता है HNO3 का, सांद्र HNO3 का। याद रखें, इसे 3:1 लिखा जाता है। एक्वा रेजिया क्या होता है, 3:1, पहले HCl फिर HNO3। अगर हम इसे HNO3 और रेशियो HCl लिखें तब ये 1:3 हो जाएगा, ये जरूर याद रखें। इसलिए आप ये एक्वा रेजिया मिश्रण होता है 3:1 का। 3 अनुपात होता है HCl का, 1 अनुपात होता है हमारा HNO3 का, जिसके बाद है प्रबल अम्ल बन जाता है और AU AG या प्लेटिनम से भी अभिक्रिया करता है। तो यह हमारे बहुत से उद्योगों में काम आता है एक्वा रेजिया। इसे हम प्रबल अम्ल भी कहते हैं, जो क्या होता है 3:1 का मिश्रण होता है। 3 हिस्सा हमारा HCl होता है और 1 हिस्सा क्या होता है, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे ये दोनों सांद्र अवस्था में है, ना कि तंग अवस्था में। तो इस प्रकार ये प्रबल अम्ल बनता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको ये चीज़ें कैसे लगी, इनके बारे में कोई कमेंट्स हो क्वेरी हो तो हमें ज़रूर बताएं, और कीप वॉचिंग। कोई अगर क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय, बेस्ट लक।